हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, आज मैं आपको बोर्ड पे क्लासेस देने वाली हूँ। ये मेरा पहला क्लास है बोर्ड के ऊपर और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी, मानव शारीरिकी, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जब मैं मानव शारीरिकी की बात करूंगी तो उसके साथ एकदम आपके कनेक्ट होता है एक आपके ब्रांच होम साइंस की, जिसको हम बोलते हैं FN, दैट इज फूड्स एंड न्यूट्रिशन। ओके, क्या बोलते हैं इसे, आहार एवं पोषण विज्ञान। ये बिल्कुल आपके कनेक्टेड है आपके फिजियोलॉजी के साथ में। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है हमारा, ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कब जीवित रह पाता है? जब आप फूड्स खाते हो, है ना। आप कुछ भी खाते हो, आप पिज्ज़ा, बर्गर, सैलेड्स, आप जूसेस पीते हो, आप कुछ भी खाते हो। आप क्यों खाते हो? आप जीवित रहने के लिए खाते हो ना। हम फूड को क्यों कंज्यूम करते हैं? सबसे पहले तो हम फूड को कंज्यूम करते हैं कि हम जिंदा रह सके। फूड हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करता है ना, इसलिए तो हम फूड खाते हैं। तो फिजियोलॉजी तो बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ती है आपकी फूड्स एंड न्यूट्रिशन के साथ में। तो आज मैं आपको बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से क्लासेस दूंगी, इसलिए जो आज मैंने आपको थंबनेल डाला है, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊंगी, प्रोटीन्स पढ़ाऊंगी एंड फैट्स के बारे में पढ़ाऊंगी। जितना हो जाएगा, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, तो जितना आज हो जाएगा 1-1.5 घंटे में मैं उतना कराऊंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द टॉपिक इज फूड्स एंड न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, दोनों में आपके प्रॉपर बराबर से रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आप बार बार बायोमोलिक्यूल्स नाम ले रहे हो, ये क्या है? सबसे पहले तो हाँ, एक चीज आपको मैं थोड़ा सा बोर्ड दिखाना चाहूंगी। आज भी 12 दिसंबर 2022 है। ठीक है, ये है मेरा क्लास नंबर 1। मैं डेली यहाँ पर अपना क्लास लिखूंगी कि मैं कौन सा क्लास लेती हूँ आपका। तो मेरा आज क्लास नंबर 1 है, पहला क्लास है बोर्ड पे जो मैं आपको देने जा रही हूँ। ओके, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सेल। सेल क्या है? सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सेल क्या है। व्हाट इज सेल? देखिए, इस दुनिया में, इस धरती पर जितनी भी जीवित चीजें हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। किसके बने हुए हैं? वो सेल के बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, क्या कह सकते हैं हम? सेल इज द, सब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड जो मैं लिखती जाऊंगी वो लिखेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। कोई भी मुझे ऐसे बैठ के नहीं देखेगा। ओके, मेरी क्लास के कुछ रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे। कोई मुझे ऐसे बैठ के नहीं देखेगा। आप अपना हाथ और पेन अपनी कॉपी पे चलाएंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले आपने सेल के बारे में क्या जाना? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो है, जिसे हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, या तो बोल सकते हैं कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड आप बोल सकते हैं कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा शरीर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे हम हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, जानवर हैं, जो भी है, सब किससे बने? सब सेल से बने। सारे किससे बने? सेल से बने। सेल क्या है? कोशिका है। कोशिका क्या है? लिविंग है, जीवित है। मतलब हम कह सकते हैं शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? सेल है। दैट इज, सेल जो है ये आपकी किसी भी जीव की शुरुआत ही किससे होती है? सेल से होती है। क्लियर? ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो, सेल से क्या बने होते हैं? नंबर ऑफ सेल से क्या बनते हैं? आपके टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज जिन्हें आप ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक। टिश्यू नॉट टिश्यू, दे आर टिश्यूज। ठीक है, क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। ओके, टिश्यूज से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स मतलब अंग। क्या बोलेंगे आप? अंग। फॉर एग्जाम्पल
सेल है, सेल से टिश्यूज बने, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज बनते हैं, फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं। लाइक मान लो हार्ट बन गया, ठीक है, हार्ट क्या एक ऑर्गन है, ओके। अब जब ऑर्गन बन गया तो ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा भाई। हार्ट बन गया तो हार्ट के साथ में क्या चाहिए, हार्ट बन गया तो हार्ट के साथ में आपके क्या चाहिए, हार्ट में आपके अरोटा भी होगी, है ना, आर्टरीज भी होगी, वेन्स भी आएंगी, नीचे से वापस लेके आ रही हैं ब्लड को, ऊपर से ब्लड को लेकर आ रही हैं, ब्लड को दे रही हैं पूरी बॉडी में, तो पूरा सिस्टम भी फॉर्म होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं जिससे आपके हार्ट रिलेटेड होता है ना। अब जब सिस्टम फॉर्म हो गया तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा ना। तो वी आर ऑर्गेनिज्म। हम क्या है, हम ह्यूमंस क्या है, हम सबसे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म मतलब हम सबसे मॉडर्न है, हमारे अंदर सारे सिस्टम्स हैं और हम मल्टी सेलुलर हैं, हम कोई एक कोशिकीय थोड़ी हैं। अब देखो मैं बताती हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेल स्टेज पे ही रह जाती हैं, जो बेचारी टिश्यू नहीं बना पाते। वो कौन होते हैं, वो आपके होते हैं बैक्टीरिया। कौन होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिविंग है, जीवित है बैक्टीरिया। ये बेचारे बैक्टीरिया जो होते हैं केवल सेल स्टेज पे ही रह जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर है कि नहीं है, एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय है, इनका एक ही कोशिका होती है और वो एक ही कोशिका सारा काम करती है। वही डाइजेशन करती है, वही एक्सक्रीशन करती है, वही रेस्पिरेशन करती है, मतलब सांस भी वही लेती है, खाना भी वही पचाती है, बाहर भी वही निकालती है। बैक्टीरिया की केवल एक सेल, पर हम ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं है ना। वी आर मल्टी सेलुलर, वी आर मेड अप ऑफ बिलियन टाइप्स ऑफ सेल। हमारी बॉडी में बिलियन टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, हम बहुत सारी सेल से बने हुए हैं, है ना, मल्टी सेलुलर है। तो हम ऑर्गेनिज्म है, हम ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर इतने सारे सिस्टम्स हैं। रेस्पिरेशन के लिए भैया लंग्स हैं, सर्कुलेटरी के लिए हार्ट है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, डाइजेशन के लिए पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, स्केलेटल सिस्टम है, सब कुछ है हमारे पास। तो हम क्या है, ऑर्गेनिज्म है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जीव जंतु जो केवल टिश्यू बना के रह गए बेचारे, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू बना के रह गए। उनको हमें नहीं पढ़ना, वो प्रॉपर बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक। टिश्यूज से ऑर्गन तो बन ही जाते हैं, और जब ऑर्गन्स बन गए तो ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, हम ह्यूमंस बन गए, ओके। तो हम ह्यूमंस कैसे बने हैं, या हम या कोई भी जीवित चीज दुनिया की किससे बनती है, सेल से बनती है। इसलिए हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब किसने खोजा, किसने लिविंग को खोजा, हालांकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा उन्होंने, लेकिन पहले डेड सेल को खोजा, मरी हुई सेल को, ठीक है। और एंटोनी लिविनहॉक जो है उन्होंने जीवित सेल को खोजा। वो बात मैं आपको बाद में करा दूंगी जब मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ाऊंगी। मैं तो फिलहाल आपको यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सेल क्या है ना। तो सेल आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा देखो, अब इतना सबको समझ में आ गया, आपने सबने लिख भी लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर मैं एक चीज आपसे पूछती हूँ, सेल लिखा छोड़ देती हूँ, ओके। देखो भाई ध्यान से सब लोग सुनेंगे, और मेरा पहला क्लास है। अगर आपको कोई इशू हो रहा है देखने में, ठीक है, मैं इसको बार बार रिपीट करूंगी जो मैंने बोला है, तो आप सुनकर भी लिख सकते हो। हालांकि आपको दिखना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको बार बार रिपीट करती रहूंगी, ओके। देखिए जी, सेल की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, मैंने आपको बता दिया ये बेसिक यूनिट है लाइफ की, इसी से जिंदगी है, सब कुछ इसी से है, ये लिविंग है। अरे ये भी तो किसी का बना होगा, सेल भी तो किसी चीज से बनते होंगे कि नहीं बनते होंगे। मैंने आपको पढ़ाया और आप जानते हैं सेल किस किस से बनता है। मान लो ये एक सेल है, ये किस किस से बनता है, ये CHO कार्बोहाइड्रेट से बनता है, ये प्रोटीन से बनते हैं, है ना, ये फैट से बनता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस होता है। इसमें आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, उन चीजों को हम अकार्बनिक बोलते हैं, ठीक। और फैट्स, न्यूक्लियस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कैसे हैं, ये सब कार्बनिक हैं। कैसे हैं, कार्बनिक हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑर्गेनिक। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि हमने ये चीज जानते हैं हम कि दुनिया की जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सेल से बनती हैं। सेल बेसिक यूनिट है जिंदगी की। ये सेल भी तो किसी का बना है, मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। ये सेल किसका बना है, ये सेल बनता है आपके इन बायोमोलिक्यूल से, इन्हीं को बोलते हैं आप बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैं एक डेफिनेशन पढ़ती हूँ। बायोमोलिक्यूल्स आर द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म।
समझ में आया? हर एक जीवित व्यक्ति के, हर एक जीवित, जो भी आपके सामने जीवित चीज है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है ना। लेकिन क्या ये जीवित है? क्या फैट्स, न्यूक्लियस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ में आपके मिनरल्स आ गए, तो क्या बोलोगे मैम, क्या ये जिंदा है? क्या ये लिविंग है? लिविंग सिर्फ सेल है, ठीक है। ये सब जब तक मिलके इसको बना नहीं देते तब तक कुछ भी लिविंग नहीं है। इस धरती पर सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा कुछ अगर लिविंग है तो वो सेल है, ठीक है, जो किसी भी जीव को जन्म देता है। आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? हाँ, इस धरती पर सबसे सूक्ष्मतम जो जीवित जो चीज है वो क्या है? वो सेल है। ये सेल किससे बनी हुई है? ये सेल इन सब बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है ना। अब आप क्या करते हो, जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, इतनी चीज सबको समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है, सब कमेंट में ऐसे करते चलेंगे, ऐसे 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 थंब करते चलेंगे, यस मैम मुझे समझ में आ रहा है, ओके। और समझ में आना चाहिए, मैं बार बार रिपीट करूंगी, ध्यान से आप सुनेंगे। मैंने आपको क्या बताया, किस सेल किससे, मैं आपको पढ़ाती हूँ या आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता है, मैंने आपको कितनी बार ये चीज पढ़ाई भी, और मैं फिर बताऊंगी, फिर बताऊंगी। मान लो ये सेल है, ठीक है। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, अब आपका घर है, आपका घर एक दीवार से बना हुआ है, दीवार को आप क्या बोलोगे? मेम्ब्रेन बोलोगे ना। मेम्ब्रेन बोलोगे तो सेल की मेम्ब्रेन है। मैंने आपको बताया ये किसकी बनी होती है? सेल की मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है। आप जितना भी लिपिड खाते हो, वसा खाते हो, वो सब सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है, सेल की आउटर बाउंड्री बनाने में काम आता है। जैसे आपके घर की बाउंड्री है, घर की दीवार है, सेल की दीवार बनाने में काम आता है। प्रोटीन की बनी होती है ना, प्रोटीन की बनी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लगे होते हैं, अंदर न्यूक्लियस भी होता है, उसमें डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स भी होते हैं। तो मतलब सेल जो है इसकी जो, और जो अगर मैं आपसे पूछूं किस लिपिड की बनी होती है, स्पेशली किस लिपिड की बनी होती है सेल की मेम्ब्रेन? सेल की मेम्ब्रेन बोलो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। चाहे आप इसे सेल मेम्ब्रेन बोलो, चाहे आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, दोनों बातें एक ही हैं। हिंदी में शायद इसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। हम ह्यूमंस में सिंगल लेयर होती है सेल में, लेकिन प्लांट्स में एक और पाई जाती है ना, उसको सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अरे वो प्लांट्स हैं बेचारे, छोटे मोटे पत्ते जैसे छोटे प्यारे से प्लांट्स हैं, तो उनको सुरक्षा देने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर लगी होती है जिसे आप सेल वॉल बोलते हो, ठीक है। इसे शायद हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं। एक बार देख लेना, भित्ति मतलब दीवार ही होता है, हाँ दीवार, भित्ति, ठीक है। और अंदर वाली को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, चाहे प्लांट्स में भी और चाहे ह्यूमंस में भी प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, इसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। आई होप मैंने झिल्ली ठीक लिखा है, प्लीज मेरा देख लेना, मैं थोड़ा हिंदी में गलत लिख देती हूँ मैं, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। ये तो बात हो गई प्लांट्स की, है ना, ये प्लांट्स है और हम ह्यूमंस है। हम ह्यूमंस में हमारी सेल मेम्ब्रेन है केवल, हमारे पास वॉल नहीं है, हम बहुत ताकतवर है, हमें केवल एक जो है सेल मेम्ब्रेन ही हमारा प्रोटेक्शन करती है हमारी पूरी सेल को। हाँ, हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना है, हम मल्टी सेलर हैं, बिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है, ये बात आप सब जानते हैं। अच्छे से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ से सबसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। पीजीडी के एक सेट में मैं दिखाऊंगी जिसमें सेल से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगर मैं स्पेशली बात करूं ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। किस लिपिड की बनी होती है? तो आपको मैंने बताया ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? कुछ नहीं है, एक लिपिड ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप कौन सा है? फॉस्फोरस है। जब फॉस्फोरस और लिपिड्स आपस में जुड़ गए तो मतलब ये कंजुगेटेड लिपिड का एग्जांपल है, संयुग्मी वसा का एग्जांपल है ना। एक ग्रुप फॉस्फोरस है, एक ग्रुप लिपिड है, दोनों जुड़ गए, बन गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल होता है लेसिथिन। क्या एग्जांपल होता है? लेसिथिन, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी सेल मेम्ब्रेन लेसिथिन की बनी हुई है, बिल्कुल ऑब्वियसली फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल ही लेसिथिन है, तो लेसिथिन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। इतनी बात आपको सेल के बारे में मोटी मोटी पता चल गई, ठीक है। सेल क्या है? जीवन की शुरुआत है, हर एक व्यक्ति का जीवन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट वायरस। एक बात ध्यान रखना, वायरस को डायरेक्टली लिविंग में नहीं गिना जाता, क्योंकि ये दोनों है, ये लिविंग भी है, ये नॉन लिविंग भी है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा मैम? ऐसा कि जब ये बाहर होता है ना, एयर में या बाहर होता है,
तो ये मरा हुआ होता है। लेकिन जैसे ये होस्ट की बॉडी के अंदर आता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर एंटर करता है, ये जीवित हो जाता है। ये आपकी सेल से एंजाइम चुराता है, ये आपकी सेल से एटीपी चुराता है, हर चीज आपकी सेल का यूज करके खुद रेप्लिकेट करता है, बॉडी के अंदर प्रजनन करता है, बच्चे पैदा करता है और शरीर को खा के खत्म कर देता है। जैसे कोरोना का वायरस, एड्स का वायरस, समझ में आ रहा है ना। तो वायरस को हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं डालते, ये दोनों है, ये लिविंग भी है, ये नॉन लिविंग भी है। ये बाहर शरीर के मरा हुआ है, शरीर के अंदर ये जिंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो बाकी आपको समझ में आया, जितनी भी दुनिया की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी दुनिया की जीवित चीजें हैं, आज मैं पानी लेके नहीं बैठी हूँ, कोई बात नहीं, जितनी भी दुनिया की जीवित चीजें हैं सब किससे बनी है? सेल से बनी है। अब ये सेल किसकी बनी है? ये सेल्स आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, या फिर आप उनको ऐसे डिवाइड कर देते हो। कैसे? देखो, आप उनको डायरेक्ट डिवीजन करते हो उनका दो पोर्शन में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। किस बेस पे करते हो आप मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिवीजन बायोमोलिक्यूल्स का? आप करते हो इस बेस पर कि हम कितनी क्वांटिटी में हमें लेना है। तो जिन भी कंपोनेंट्स को, या हम बोल सकते हैं जिन भोज्य पदार्थ, जिन भोज्य अवयवों, भोज्य तत्वों को हम अधिक मात्रा में लेते हैं, उन्हें हम डाल देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, है ना। मैक्रो मतलब बड़े बड़े, ठीक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में किसे डाल देते हैं आप? जिनको आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं। ज्यादा मात्रा में आप क्या क्या लेते हैं? आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है। हालांकि CHO नहीं लिखना चाहिए, कार्ब्स लिख देती हूँ, कार्ब्स। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं। और आप क्या लेते हैं? प्रोटीन्स ज्यादा मात्रा में लेते हैं, है ना। फैट्स ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो हम इनका डिवीजन ऐसे कर देते हैं कि ये भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिनको हमें अधिक मात्रा में लेना होता है ना। लेकिन ये सब है क्या? ये सब बायोमोलिक्यूल्स हैं और ये सब आपके सेल को बनाने में हेल्पफुल है। सेल बनता ही इन सभी का है, ठीक है। पढ़ा है ना, सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण होता है, सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स करते हैं। ये प्रश्न बनते हैं ना सारे। और सेल की लेयर मैं आपको बता ही चुकी, ह्यूमंस में सब में जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, जितनी भी चीज बाउंडेड है, जिसके आगे दीवार है, चाहे वो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार हो, चाहे वो न्यूक्लियस की दीवार हो, चाहे वो गोल्गी की दीवार हो, सब की सब फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। मतलब लिपिड जो भी हम खाते हैं वो यूज होता है हमारी सेल की दीवार बनाने में। अच्छा देखो, बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ। गर्मियों में सबके यहाँ एकदम चिपचिपा हो जाता होगा, ऑयली स्किन हो जाती होगी। क्यों? गर्मी में तेल पिघल जाता है, गर्मी में तेल पिघल जाता है, और जाड़े में तेल जम जाता है। अब जो आप तेल खाते हो, आप देखना जितना भी ऑयल वगैरह होगा वो जम सा जाता है, घी जम जाएगा, नारियल का तेल जम जाएगा जाड़ों में, ठंड में। तो आपकी सेल भी जम जाती हैं, एकदम जम जाती हैं। तो क्यों जम जाती हैं? क्योंकि सर्दी है, सेल बनी हुई है फॉस्फोलिपिड्स की बनी है, इसलिए तो जम जाती है। और गर्मियों में सब बिखर जाती है, तो यहाँ तेल, सब जगह तेल सा हो जाता है, इसीलिए क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है सेल, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम कंजम्पशन के आधार पर, कंजम्पशन मतलब कितनी क्वांटिटी में हमें कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, उस आधार पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो मैक्रो में करते हैं और माइक्रो में करते हैं, ठीक है। माइक्रो में क्या आ जाते हैं? विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। मैं तो इनका डिवीजन और भी कर सकती हूँ, मैं तो इन्हें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी डिवाइड कर सकती हूँ। तो बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होती है? स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स एक तो वो हैं, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो कोई भी जीवित प्राणी को बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, उन सबको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में भी कार्बन प्रेजेंट है, फैट्स में भी कार्बन प्रेजेंट है। तो दीज आर 3 मेजर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इन्हें मेजर बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब समझते हो? एक वो हम लोग पढ़ते कहते गाते थे एक प्रार्थना, सृष्टि में अणु परमाणु बना, है ना, इस जीव जगत का रूप लिया, अणु जुड़ जुड़ के परमाणु बने, है ना। बायोमोलिक्यूल्स हैं ये, 3 मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसके साथ साथ एक न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस एसिड भी होता है, ठीक है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सब सेल का निर्माण करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या मिनरल्स नहीं मिलते सेल में? बिल्कुल मिलते हैं। सेल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, दोनों से मिलके बना होता है।
सेल के अंदर पोटेशियम भी मिलेगा, सेल के अंदर कैल्शियम भी मिलेगा, सेल में आपके सोडियम भी मिलेगा, सेल में सब कुछ मिलेगा। सेल सबसे मिलके बना है, सेल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके भी बना है, सेल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके भी बना है। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बायोमोलिक्यूल्स वह मॉलिक्यूल्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं वह चीजें होती हैं, वह तत्व होते हैं जो आपके लिविंग, आपको जीवित बनाने के लिए जरूरी होते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। कुर्सी में बायोमोलिक्यूल्स है, कुर्सी खा लोगे तो क्या आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्या ये किताब बायोमोलिक्यूल है? नहीं है, लिविंग नहीं है। कुछ तो आप डेफिनेशन दोगे ना लिविंग को और नॉन लिविंग को। क्या समझते हो आप? लिविंग किसको बोलते हो आप? जो सांस ले पा रहा है ना, जो समझ पा रहा है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है। और नॉन लिविंग क्या है? जो मरा पड़ा है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, जो सांस नहीं ले पा रहा है। उसी में तो आप डिवीजन करते हो ना लिविंग एंड नॉन लिविंग की। तो सेल आपकी दोनों से बनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनी है, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थों का भी बना है सेल, और अकार्बनिक पदार्थों का भी बना है सेल। अब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक है, प्रोटीन्स भी कार्बनिक है, फैट्स भी कार्बनिक है, विटामिन्स भी कार्बनिक है, और अकार्बनिक क्या है? मिनरल्स हैं। इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अच्छा, ये पता कैसे चला? ये पता कैसे चला कि सेल इन बायोमोलिक्यूल्स का बना है? कुछ तो किया होगा ना साइंटिस्ट ने। मैं तो यही जानती हूँ कि भैया, मुझे तो ये जानना बहुत जरूरी रहता है किसने पता किया कि सेल जो है वो बायोमोलिक्यूल्स का बना है, या कैसे पता चला। इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो मैं एक्सपेरिमेंट आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, है ना। अभी मैं एक्सपेरिमेंट बताने लगूंगी बोर हो जाओगे कि क्या मैम एक्सपेरिमेंट पढ़ाने लग गए। सबसे लास्ट में बताऊंगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना, कुछ तो पता किया होगा ना साइंटिस्ट ने, तभी तो आप पढ़ रहे हो कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें इन्हीं के वजह से हमें भोजन खाना पड़ता है, संतुलित भोजन खाना पड़ता है, ऐसा भोजन खाना पड़ता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें फैट भी हो, जिसमें विटामिन भी हो, जिसमें मिनरल्स भी हो। ये सब हमें खाना पड़ता है ना प्रॉपर अमाउंट में। तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा ना। किसने कहा कि ये मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं, किसने कहा कि ये माइनर बायोमोलिक्यूल्स हैं? ये सब पता कैसे चला? इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो मैं सबसे बाद में पढ़ाऊंगी। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैसे पता चला था। फिलहाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि हमारी जिंदगी सेल से बनी है, ठीक है। हम सब जितने भी लिविंग हैं एक्सेप्ट वायरस को नहीं लेंगे, जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया है, जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, मैं हूं, आप हैं, सब के सब सेल से बने हैं। अगर सृष्टि में कोई सबसे छोटी चीज है जीवित तो वो सेल है, कोशिका है। ये कोशिका किसकी बनी है? ये कोशिका आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से बनी है। कार्बनिक पदार्थों को हम बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं। वह बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक जीवित प्राणी के निर्माण में सहायक होते हैं। एम आई क्लियर? इतना समझ में आ गया। सबसे पहला और मेजर बायोमोलिक्यूल हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली शुगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर्स। हालांकि एक मेन शुगर होती है जो कि आप खाते हो, चीनी डायरेक्ट दूध में डाल के पीते हो, है ना, चाय में डाल के पीते हो, खीर में डाल के खाते हो, उसे सुक्रोज बोलते हैं। उसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं ना, सुक्रोज। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को भी जनरली शुगर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुगर्स। देखो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें है क्या? अगर मैं इसका डिवीजन करूं तो इसमें क्या है? इसमें कार्बन है और क्या है? हाइड्रेट्स है। हाइड्रेट्स मतलब पानी है, वाटर है, और क्या है? कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आप देखो तो क्या है? कार्बन है, पानी है। मैं पानी हो गई, किसकी वजह से? कार्बन की वजह से। कार्बन है, पानी है। कार्बोहाइड्रेट बेचारा पानी है, किसकी वजह से? भाई उसमें कार्बन है, हाइड्रेट्स है। तो जनरली आप आराम से लिख दोगे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। पानी H2O से बनता है ना, H2O से पानी बनता है ना, तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है जनरली? और ये कार्बनिक है, कार्बनिक पदार्थ है। बिल्कुल, ये तो हमें पता है कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन है, पानी है। इन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं? इन्हें जनरली हम शुगर्स बोलते हैं। ओके, इतना मैं क्लियर कट करती, मतलब रब कर देती हूँ। अब देखो, अब सब ध्यान से बनाएंगे, कोई भी बैठेगा नहीं, बनाएगा मेरे साथ में कॉपी के अंदर रफ, जो भी आपने नोट्स बना रहे हो। देखो, नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे, आपके पास अगर बने हुए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो एक पेज ले लो,
उस पर लिखो और वहीं जहां नोट्स बना रखे हैं अपने वहीं पर उसको पेस्ट कर लो, ठीक है, अलग से नए बनाने की जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, 3 मुख्य प्रकार के। प्रकार बोलेंगे कि इन्हें क्या बोल सकते हैं हम, एक सेकेंड रुकना। डिपेंडिंग अपॉन द साइज, बोला ना मैंने, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, साइज के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब आकार के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक, फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, सेकंड इज ओलिगोसैकेराइड्स, लिख लेना, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो, ठीक। नाउ द थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स लिख लेना साइड में। कितने प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, साइज के आधार में अगर मैं बात करती हूं, आकार के आधार में अगर मैं बात करती हूं, और यही होते हैं मेन डिवीजन, यही होते हैं। तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक। मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंगल यूनिट, एक सिंगल बंदा खड़ा है, एक सिंगल बंदा खड़ा है, ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मोती, एक सिंगल मोती क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। अगर मैं उन मोती को 10 जोड़ दूं, उन सिंगल में, मतलब मैं 10 मोतियों को आपस में जोड़ दूं, कितने मोती जोड़ दूं, 10 मोती, तो 10 मोती की माला हो जाएगी, 10 मोती की माला हो जाएगी। ये होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो कहने का मतलब है ओलिगोसैकेराइड्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, 10 होने चाहिए, मैक्सिमम 10 ही होते हैं। 10 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। इसी में आपके डाइसैकेराइड्स आता है जो कि सबसे सिंपलेस्ट ओलिगोसैकेराइड होता है। अभी मैं समझाऊंगी। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, इधर बना लेती हूं, 8 9 10, ठीक है। 10 मोनोसैकेराइड क्या है, एक सिंगल मोती, एक सिंगल मोती है। उन सिंगल मोती को मैंने 10 में पिरा दिया, 10 कम से कम होने चाहिए, तो क्या बनेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। 10 से ज्यादा है, 11 12 15 20 50 100 150 1500, कितने किस में आएंगे, पॉलीसैकेराइड में। 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा जितने भी होंगे आपके वो पॉलीसैकेराइड्स होंगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूं कि संरचना के आधार पर या साइज के आधार पर सबसे बड़े कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। सबसे बड़े कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और सबसे छोटे कौन से होते हैं, आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बन है और पानी है, ठीक है, कार्बन है और पानी है। बेसिकली इनको हम शुगर्स के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है, एक सिंगल मोती, ठीक है, एक मान लो ये सिंगल, ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। अब मैं इन मोनोसैकेराइड्स में और मोनोसैकेराइड्स को ऐड करती चली जाऊंगी, एक और भी था मेरे पास, ये है, तो ये क्या बनते चले जाएंगे, ये ओलिगोसैकेराइड्स बनते चले जाएंगे। ओलिगोसैकेराइड में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 10 मोनोसैकेराइड्स होने चाहिए। 10 मोनोसैकेराइड जुड़ करके ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। 10 से ज्यादा है तो आप उसे पॉली में डालेंगे, वो पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है। पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, इधर लंबी लंबी चेन है, इधर लंबी लंबी चेन है और सब आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर पॉलीसैकेराइड्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम, पॉलीसैकेराइड्स। मैं क्या हूं इस समय, सिंगल, मोनोसैकेराइड। सिंगल में क्या हूं इस समय, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, सबको इतनी चीज समझ में आई। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेने का मन है तो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, मोनोसैकेराइड्स में स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स आपको पता है, सब पता है, मैं बताती हूं। एक चीज और सुन लो, मोनोसैकेराइड्स में कार्बन की संख्या जो होती है ना, वो 3 से 7 होती है। मतलब 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स में कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 3 6 7, 3 3 6 7, ठीक है, 3 और 3 6
3 2 5 4। मतलब मोनोसेक्राइड्स का मैंने आपको बताया तो सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट, सिंपल सिंगल आप क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, जिसमें केवल एक अणु है कार्बोहाइड्रेट का, उसे हम मोनोसेक्राइड्स बोलेंगे। जिसमें 10 मोनोसेक्राइड्स जुड़ गए उसे मोलिगो बोलेंगे, 10 से ज्यादा उसे हम पॉली बोलेंगे। मैं बता रही हूं मोनोसेक्राइड्स में बेसिकली 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक होते हैं। अब बोलोगे मैडम ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है किसी को, क्या होता है, C6H12O6, मतलब कार्बन के कितने अणु हैं ग्लूकोज में, 6 हैं। तो कहाँ आएगा ग्लूकोज, यहाँ आएगा ना, हेक्सोज में आएगा ना, तो मैं कह सकती हूँ ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है ना। 3 कार्बन है जिसमें उसको क्या बोलेंगे, ट्रायोज। जिसमें 4 कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, टेट्रोज, हमें पढ़ना ही नहीं है ट्रायोज और टेट्रोज। जिसमें 5 शुगर है उसे क्या बोलेंगे, पेंटोज, ये पढ़ना है, पेंटोज का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जिसमें 6 कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, हेक्सोज। जिसमें 7 कार्बन उसे क्या बोलेंगे, हेप्टोज, इसको भी नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, पेंटोज पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, इसके एग्जांपल्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन पेंटोज का एग्जांपल हमें पता होना चाहिए, हेक्सोज का एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए। तो जनरली आप क्या बोलते हो, मेरी बात समझ में आई ना। मोनोसेक्राइड्स में, मोनोसेक्राइड क्या है, एक सिंगल है, एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड बोलते हैं। एक सिंगल मोती है मोनोसेक्राइड। जब आप मोती की 10 की माला बना लेते हो तो वो ओलिगो में आता है, 10 से ऊपर आपने मोती की माला बना दी तो वो पॉलीसेक्राइड्स आ जाएंगे, ठीक है। पॉलीसेक्राइड बड़े बड़े होते हैं। मोनोसेक्राइड्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो ये 3 का एक, मतलब एक अणु में या तो 3 कार्बन हो सकते हैं, या 4 कार्बन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक एक मोनोसेक्राइड में हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 3 की हम बात ना करें, हम 5 की बात करें और हम 6 की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही मोनोसेक्राइड जनरली पढ़ने होते हैं, यही जनरली हमें पढ़ाए जाते हैं। वो क्या होते हैं देखिए, ब्लैक से बनाती हूँ, है ना। 5 की बात करें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, पेंटोज। 5 को पेंटोज बोलते हैं ना, पंचकोण बोलते हैं ना, पंचकोण बनाते हो पेंटोज। पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल होता है आपके राइबोज। राइबोज जो कहाँ पाया जाता है, जो आपके डीएनए में पाया जाता है, डीएनए आरएनए में पाया जाता है। डीएनए आरएनए में आपके शुगर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कौन सा, राइबोज। इसलिए बता रही हूं, ये मैं याद कर लो, राइबोज शुगर, ठीक, समझ में आया। अब जिसमें 6 कार्बन भी हो सकते हैं, मैंने बोला ना मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं, जिसमें 3 से लेकर के 7 कार्बन हो सकते हैं, 7 कार्बन हो सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन ही कार्बन है और पानी पानी है, ठीक है। जिसमें 6 कार्बन है, 3 3 6, इन्हें हम क्या बोलेंगे, हेक्सोज शुगर, है ना। हेक्सोज, हेक्सोज के एग्जांपल्स आप पढ़ते हैं क्या क्या, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, दिख रहा है, मैं देखूं, हाँ दिख रहा है। लास्ट होता है आपके फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज। इतनी चीज समझ में आई सबको, सबको समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं भैया, मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं सिंगल मोती, सिंगल मोती मोनोसेक्राइड है। सिंगल मैं खड़ी हूं, मोनोसेक्राइड्स है। अभी यहाँ 10 और दिव्या मैडम खड़ी हो जाए तो क्या बन जाएगा, ओलिगोसेक्राइड बन जाएगा। और 10 से ज्यादा लंबी लंबी, खूब लंबी लंबी चेन्स है तो वो क्या हो जाएंगी, पॉलीसेक्राइड्स। तो एक हम और बोल सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स हम उन्हें बोलते हैं, या मोनोसेक्राइड्स में वो मॉलिक्यूल आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जिसमें 3 से 7 कार्बन आते हैं, ठीक है। तो जनरली 3 कार्बन वाले हम नहीं पढ़ते, ट्रायोस टेट्रोस का एग्जांपल हम नहीं पढ़ते, हम एक पेंटोस का एग्जांपल पढ़ लेते हैं जिसका एग्जांपल है राइबोस। राइबोस एक शुगर है जो डीएनए आरएनए में पाई जाती है। डीएनए आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं ना, सेल में भी कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो पता है ना आपको, बाकी मैं पढ़ाऊंगी भी। और आप जनरली कौन कौन से पढ़ते हो, आपको राइबोस अगर याद भी ना हो, आप जनरली मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स क्या पढ़ते हो, मोनोसेक्राइड के एग्जांपल क्या पढ़ते हो आप, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज पढ़ते हो, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, यही तो पढ़ते हो आप। और ये होते भी हैं भाई, हम जब, और एक राइबोज आप लिख लो, राइबोज भी आप लिख लो। जब हम जनरली फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो इन्हीं फॉर्म्स में, इन 3 फॉर्म्स में ही हमारी बॉडी में यूज होते हैं, ठीक है। राइबोज आपके डीएनए आरएनए में पाया जाता है, इसलिए आप इसको यहाँ पे अलग से याद कर लेंगे। राइबोज भी एक आपके मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है, ठीक है।
बट ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ही तो लास्ट में हमारी बॉडी में बचते हैं, इन्हीं का तो एब्जॉर्प्शन होता है और ये हमारी बॉडी में यूज होते हैं। ये तो आपको पता है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे साधारण शर्करा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर, बोल सकती हूँ ना कि मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर, मतलब मोनोसैकेराइड्स सबसे साधारण शर्करा है। आपसे एग्जांपल्स पूछ सकती हूँ मैं, साधारण शर्करा के एग्जांपल बताइए, साधारण कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज है, जो आप ग्लूकोन डी में घोल के पी लेते हो, है ना। तो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये तीनों क्या है? ये तीनों साधारण मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। हाँ जी, राइबोज भी है ना, लेकिन राइबोज डीएनए आरएनए में पाई जाने वाली शुगर है और ये पेंटोज शुगर है, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं? 5। ठीक। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ जाएं, दो मोनोसैकेराइड जुड़ जाएं तो डाइसैकेराइड बनता है। 3 मोनोसैकेराइड जुड़ जाए, मैंने बोला ना यहाँ पे 10 तक मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ सकते हैं। ये सिंगल मोती है, इसी को मैं 10 बार जोड़ लूं, यहाँ पर मान लो यहाँ पे 3 बार जोड़ लूं, मान लो यहाँ पर 4 बार जोड़ लूं, यहाँ पे मैं 5 बार जोड़ लूं, है ना। हमें पढ़ना ही नहीं, हम क्यों 10 बार जोड़े, हमें तो इसी से मतलब है, हमारा तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? 2 शुगर्स हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ गए, ठीक है। एक मोनोसैकेराइड ये है, एक मोनोसैकेराइड ये है, ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड बनाएंगे। क्या ये ऐसे जुड़ जाएंगे? हैं, ऐसे जुड़ जाएंगे। शादी होती है एक लड़के लड़की की, पूरी उसमें गांठ मारी जाती है, बंधन बनाया जाता है, तब तो वो फेरे लेते हैं कि ऐसे ही ले लेते हैं? फेरे तो तभी लेते हैं ना लड़के लड़के, भैया इनमें भी बीच में एक बंधन होगा, एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्या बॉन्ड बनेगा? वो ओलिगोसैकेराइड में ही आते हैं आपके डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, ये जो जुड़ते हैं ना जिस बॉन्ड से, ये जो बंधन बनता है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिख लीजिए। किस बॉन्ड से जुड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आपस में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। एक मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ रहे हैं, दैट मींस ये क्या है? डाइसैकेराइड्स हैं। तो डाइसैकेराइड्स किस में आ जाते हैं? आपके ओलिगोसैकेराइड्स में आ सकते हैं, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स में आप 10 मोनोसैकेराइड्स की मोतियों की माला को ओलिगोसैकेराइड बोलते हो ना, तो उसी में आ गए आपके डाइसैकेराइड्स। मतलब ये क्या है? इन्हें मैं क्या बोल सकती हूँ? डाइसैकेराइड्स को डबल शुगर बोल सकती हूँ। ये सिंगल शुगर थी, ये सिंगल शुगर है। डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या? डाइसैकेराइड्स को मैं डबल शुगर बोल सकती हूँ, दोहरी शर्करा बोल सकती हूँ। भाई दोहरी तो है, एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड का जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। और ये क्या है? दोहरी शर्करा है, दोहरी शर्करा बोल सकती हूँ इसे मैं, ठीक। अब इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं आपको सबको पता है, इनके एग्जांपल्स। डाइसैकेराइड से पढ़ते हैं हम, ट्राई, टेट्रा, पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड्स, ये सब पढ़ते भी नहीं है, डाइसैकेराइड से पढ़ते हैं, जो कि ओलिगोसैकेराइड्स में आ जाते हैं। डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहला है माल्टोज। किससे बनता है? 2 ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लूकोज, इसके पास माल ही माल है ना, इसे हम याद करते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ के आपस में क्या बनाते हैं? माल्टोज। इसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज, ठीक। एक क्या है आपके एग्जांपल? लैक्टोज। डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, किससे बनता है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, दोनों के जुड़ने से क्या बनता है? लैक्टोज। ओलिगोसैकेराइड बोलो या डाइसैकेराइड बोलो, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या होता है इसका? सुक्रोज। सुक्रोज ये किससे बनता है? एक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, प्लस फ्रक्टोज, है ना, ठीक। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। समझ में आया आप लोगों को? इतनी चीज समझ में आई? कार्बोहाइड्रेट्स में समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं, मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड सिंगल, मैं खड़ी हूं सिंगल, मैं मोनोसैकेराइड हूं, ठीक है। अभी मैं जुड़ गई किसी के साथ तो मैं क्या बन गई? डाइसैकेराइड बन गई। डाइसैकेराइड्स किस में आ जाएंगे? ओलिगोसैकेराइड्स में आ जाएंगे, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स में कितने मोनोसैकेराइड जुड़ सकते हैं? 10 जुड़ सकते हैं, है ना। और 10 से ज्यादा है, हम 15-20 है, तो हम किस में आ जाएंगे? पॉलीसैकेराइड्स में आ जाएंगे, ठीक। इतनी चीज सबको समझ में आ गई?
मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। राइबोज अलग है, राइबोज भी है मोनोसैकेराइड का एग्जांपल। पेंटोज शुगर है, ये डीएनए आरएनए में पाया जाने वाला शुगर है, ठीक। बाकी आपकी बॉडी में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज फ्रीली मिलेंगे, ब्लड में मिलेंगे आराम से। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से याद आ गया ब्लड से, भैया ब्लड शुगर है ग्लूकोज। क्या है? ब्लड शुगर। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज। लिखते जाइए, इन सब पॉइंट्स को लिखिए। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा ब्लड शुगर के नाम से आप किसे जानते हैं? ग्लूकोज। लिखिए, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, सबसे सरलतम रूप है ग्लूकोज, ठीक है। लिखिए, फ्रूट शुगर है फ्रक्टोज। लिखिए, फ्रूट शुगर, फल की शर्करा। किसकी शर्करा? फलों की। फ्रूट शुगर क्या है आपके? फ्रक्टोज, ठीक। फ्रूट शुगर क्या है? फ्रक्टोज। यस, गैलेक्टोज आपके ब्रेन शुगर है, आप लिख सकते हैं। बाकी तो ग्लूकोज तो है ही, ग्लूकोज तो है, सबसे मेन है ही। ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज होता है। प्रोटीन की बात अलग है, प्रोटीन बॉडी निर्माण में सहायक है, लेकिन एनर्जी के लिए हमारी बॉडी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही यूज करती है। अभी ये सब बातें भी हम करेंगे, ओके। पहले ये इसका डिवीजन समझ में आना चाहिए। चलिए लिखिए, फ्रक्टोज लिखिए, फलों की शर्करा लिख ली भाई। इधर लिखिए भाई, लैक्टोज, मिल्क शुगर। यहां से तो पेपर में एग्जाम आता है, क्वेश्चन आता है, मिल्क शुगर मतलब दूध की शर्करा क्या है? लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, है ना। सुक्रोज को लिखिए टेबल शुगर, या इसको आप बोलते हैं साधारण शर्करा, ठीक है। टेबल शुगर, साधारण शर्करा नहीं, वो शर्करा, वो साधारण शर्करा तो ग्लूकोज हो गया, ब्लड शुगर ग्लूकोज हो गया। टेबल शुगर बोलते हैं, गन्ने की शर्करा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? गन्ने की, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनती है ना, गन्ने। इसे घर की शर्करा बोल सकते हैं, हाँ, घरेलू शर्करा, साधारण ना करके घरेलू, घरेलू शर्करा क्या है? सब आपके क्या है? सुक्रोज, है ना। क्लियर हो गया सबको? सबको इतना क्लियर है? सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया? यहां से प्रश्न बनते हैं। ब्लड शुगर ग्लूकोज, फलों की शर्करा क्या है? फ्रक्टोज। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज। सुक्रोज क्या है? गन्ने की शर्करा क्या है? टेबल शुगर क्या है? घरेलू शर्करा क्या है? सब सुक्रोज, जो आप चीनी खाते हो सब सुक्रोज है, ओके। मैं इसको रब कर रही हूं। अब बचते हैं पॉलीसेकेराइड्स। क्या बचते हैं? पॉलीसेकेराइड्स, जटिल कार्बोहाइड्रेट। सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट, सबसे बड़े कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। इन्हें जटिल कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, इन्हें सबसे बड़े कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स को। चलिए भैया यहां लिख लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना? पॉलीसेकेराइड्स फर्दर दो भाग में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स नहीं, होमोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। एक होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। क्या होता है? हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स। आप कहोगे मैम ये क्या भला ले आई आप? पॉलीसेकेराइड्स तो हमें पता है, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, बहुत सारी ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है ना, पैक्टिन होता है। आप ही क्या ले आई? अरे जानो, इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें ये सब, पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। देखो अगर थोड़ा बहुत भी हम एक्स्ट्रा जान लेते हैं ना तो, हाँ, एक जो बच्चों में एक यहाँ तराजू बैठा हुआ है कुछ में, तो ये टीजीटी के लिए है, ये पीजीटी के लिए है, ये एलटी के लिए है, ये नेट के लिए है, ये मत करना मेरी क्लास में। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, वेस्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपके काम का ही पढ़ा रही हूँ, ओके। मैंने कहा पॉलीसेकेराइड्स क्या है? लंबी लंबी चेन है कार्बोहाइड्रेट्स की। हम जुड़े, हम सारे 25,000 जुड़ गए, हम 25,000 नहीं, सॉरी, हम 5,000 फ्रेंड्स मिले, सब जुड़ गए आपस में, सारे मुझसे मिलने आए, सब जुड़ गए, सब ने हाथ पकड़ लिया, हम क्या बन गए? पॉलीसेकेराइड्स। लंबे लंबे मोनोसेकेराइड्स की चेन्स हैं पॉलीसेकेराइड्स, है ना। जटिल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम इन्हीं को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम इन्हीं को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और किससे जुड़े होते हैं? हम सब किससे जुड़े होते हैं? मेरे ये दोनों हाथ किससे जुड़े हैं मेरी फ्रेंड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ओके। अच्छा, अब मैम ये होमो हेट्रो क्या है? होमो मतलब एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे,
एक जैसे अणुओं की माला को हम होमो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, सेल्यूलोज, ये सब होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं। इनुलिन, इनुलिन, अब बोलोगे मैम इनुलिन क्या है? अभी बताऊंगे, पहले ये सुनो होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या है। मतलब जो चेन है, जो माला है अणुओं की, सब में ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। ग्लूकोज 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 इतने ऐसे नहीं, इधर भी ग्लूकोज ग्लूकोज। एक जैसे अणुओं की माला को हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड्स। मतलब आपस में सब कौन जुड़े हैं? ग्लूकोज 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 जुड़े हैं, ठीक है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, ठीक, फिर एक ग्लूकोज फिर एक फ्रक्टोज, क्या हो गया? हेटेरोपॉलीसेकेराइड होगा ना, एक जैसे नहीं है ना। एक ग्लूकोज है फिर एक फ्रक्टोज है, फिर एक ग्लूकोज है फिर एक फ्रक्टोज है, मतलब हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, क्यों? क्योंकि वो एक्सोक्राइन भी है, वो एंडोक्राइन भी है ना, वो हार्मोन्स भी दे रही है, वो एंजाइम भी दे रही है, तो वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ऐसे ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं, इसमें एक ग्लूकोज भी है, एक फ्रक्टोज है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है। ये होमोपॉलीसेकेराइड क्यों है? होमो मतलब बिल्कुल एक जैसी चेन है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये सब एक ही जैसे अणु आपस में जुड़े हुए हैं। जिसका एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। अब इनुलिन क्या है? इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। मतलब जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज में क्या होता है? ग्लूकोज जुड़े होते हैं आपस में। भैया तुम्हारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कौन पकड़ता है? बताइए। सबको मैंने सब चीज पढ़ाई हुई है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा मेरी क्लास में, ठीक है ना। मैंने क्या पढ़ाया आज फिर से समझाती हूँ, आज मैं सामने आके समझा रही हूँ। हमारी बॉडी में डाइजेशन, हम कुछ खाते हैं, हमने स्टार्च खाया, मुंह में टूटना स्टार्ट हो जाता है। मुंह में टूटना स्टार्ट हो जाता है स्टार्च। कितना टूटता है? स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स है ना, लंबी लंबी ग्लूकोज की चेन है, लंबी लंबी ग्लूकोज की चेन है स्टार्च। मुंह में टूटना स्टार्ट होता है। मुंह में 30% टूट गया, आपने खूब च्यू किया, यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड्स ने अमाइलेज एंजाइम निकाला, टाइलिन एंजाइम निकाला, टूट गया। टूट के अंदर पहुंचा, पेट में कुछ नहीं होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन तोड़ेगी। अब क्या तोड़ेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पेनक्रियाज से अमाइलेज आता है, पूरा चकनाचूर कर देता है और हमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज मिल जाते हैं। अब ग्लूकोज घूम रही है ब्लड में। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड के लिए अच्छा नहीं है। ब्लड का लेवल एक है 80 to 120 ml per DL ऑफ ब्लड, उतना ही होना चाहिए। उससे अगर ऊपर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करता है लिवर? क्या करता है लिवर? अपने अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। कौन करवाता है? इंसुलिन करवाता है। ऐसे इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे रिसेप्टर, मैं सेल हूं, मेरे ऊपर रिसेप्टर लगे हैं इंसुलिन के, ऐसे पकड़ता है ग्लूकोज, आजा आजा आजा, सारा ग्लूकोज पकड़ लेता है और सारे ग्लूकोज को पिरा देता है। कौन पिरा लेता है? मोती की माला कौन बना लेता है? लिवर, ठीक है। और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लाइकोजन क्या है? लंबी लंबी माला है ना, पॉलीसेकेराइड है ना ग्लाइकोजन। क्यों? क्योंकि जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज था बॉडी का, सब इंसुलिन ने ऐसे पकड़ लिया रिसेप्टर और दे दिया लिवर को, भरो इन्हें अपने अंदर, और लिवर ने उसकी माला पिरोली। लिवर कह रहा ठीक आ जाओ, माला पिरोली और माला पिरो के ग्लाइकोजन बना के अपने अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब लिवर जितना कर सकता था उतना स्टोर किया, बाकी बचा कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाता है? बाकी बचा कार्बोहाइड्रेट आपके एडिपोज टिश्यूज में फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एडिपोज टिश्यूज कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं एडिपोज टिश्यूज। ये सब जो आपके मांस बढ़ता है ना, यहाँ जगह जगह पे एडिपोज टिश्यूज होते हैं। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होके बढ़ जाता है। तो आप बोलते हैं कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर होता है, लिवर में और हमारी मांसपेशियों में, ठीक। सबको पता है ना, ये चीज समझ में आ गई। इसमें हेल्प कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं ग्लूकोज को। आगे बात समझ में? इनुलिन क्या है? इनुलिन फ्रक्टोज की चेन है। किसकी चेन है? फ्रक्टोज की। मतलब ये अणु किसके हैं? सारे ये फ्रक्टोज के हैं, ठीक है। अब इनुलिन में, इनुलिन और इंसुलिन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में डिफरेंस है। इनुलिन क्या है? इनुलिन कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है इनुलिन। इनुलिन पॉलीसेकेराइड है। किसका पॉलीसेकेराइड है इनुलिन? फ्रक्टोज का।
फ्रक्टोज जो फलों की शर्करा होती है, उसको अगर हम सीधी माला में उसकी एक माला बना देते हैं तो उसको हम इनोलिन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज की माला को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं हमारी बॉडी में, या स्टार्च की फॉर्म में हम लेते हैं, या सेल्यूलोज है, ये तीनों ग्लूकोज की माला है। ठीक है, सेल्यूलोज कौन यूज करता है? सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? सेल्यूलोज प्लांट्स में पाया जाता है। इसे जनरली हम फाइबर बोलते हैं ना, फाइबर। हम हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हम फाइबर लेते हैं हमारी बॉडी में, सेल्यूलोज लेते हैं। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भले ही नहीं होता हो, लेकिन ये हमारे पेरिस्टाल्टिक मोशन को बढ़ाता है। आज मैं बताऊंगी पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या होता है। आपने जो खाना खाया, निगला, फिर वो ऐसे 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 करता हुआ नीचे जाता है, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन, क्रमानुकुंचन गति। समझ में आया? तो इस क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है क्या? फाइबर। आपकी जो एक्सक्रीटा है, जो आप बॉडी से बाहर निकालते हो, जो अनडाइजेस्टिव फूड है, जिसे आप पॉटी बोलते हो, उसे भार प्रोवाइड करने में, बल्क प्रोवाइड करने में, ताकि इजीली बॉडी से बाहर निकल जाए, क्या हेल्प करता है? फाइबर। क्या है ये? सेल्यूलोज है ना। ये प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में ग्लूकोज की चेन को क्या बोलेंगे? सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके लीवर में ग्लूकोज स्टोर होता है। क्या है? अभी बताया, पूरी माला बना लेता है लीवर ग्लूकोज की, एक्स्ट्रा ग्लूकोज की, और स्टोर कर लेता है अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। अगर और बच गया तो उसे घुसा देता है कहाँ? आपके एडिपोज टिश्यूज में। ये सब एडिपोज टिश्यूज है, यहाँ सब जगह घुसा देता है, और आपका ग्लूकोज जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। जब फिर आप फास्ट करते हो, कुछ करते हो, तब ये निकल आता है। ठीक। स्टार्च की फॉर्म में तो आप लेते भी हो ग्लूकोज। जैसे ये चावल में क्या स्टार्च है, रोटी में क्या स्टार्च है, आप लेते हो, क्या है? ग्लूकोज की लंबी लंबी माला है। इनोलिन क्या है? फ्रक्टोज की लंबी लंबी माला है। तो मैं कहूंगी इनोलिन किसका पॉलीसेकेराइड है? फ्रक्टोज का। ठीक। अब यहां डिफरेंस है इनोलिन में और इंसुलिन में। इनोलिन कार्बोहाइड्रेट है, इंसुलिन प्रोटीन है, ध्यान रखना। अगर मैं इसका आपसे इसकी नेचर पूछूं तो आप क्या बोलोगे? इंसुलिन प्रोटीन है, इनोलिन कार्बोहाइड्रेट है। इनोलिन किसकी आपकी चेन है? फ्रक्टोज की चेन है। ठीक है। और इंसुलिन आपके प्रोटीन है, हार्मोन है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। ओके। अच्छा, ये तो हो गए होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल। एक और होता है काइटिन, लिख लो वहीं पर। काइटिन यहां लिख देती हूं। काइटिन भी एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड्स का, होमोपॉलीसेकेराइड्स का। ये आपके फंगस के अंदर मिलता है। फंगस की सेल वॉल में मिलता है। फंगस जानते हो ना, फफूंद की सेल वॉल में काइटिन मिलता है। ठीक है। ये भी आपके होमोपॉलीसेकेराइड्स का एग्जाम्पल है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड का केवल एक ही एग्जाम्पल है, पेप्टिडोग्लाइकन। कभी तो नाम सुना होगा पेप्टिडोग्लाइकन का। आपके बैक्टीरिया में मिलता है पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल के बाहर एक और लेयर होती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बैक्टीरिया में मिलता है। जैसे काइटिन फंगस में मिलता है, ऐसे ही पेप्टिडोग्लाइकन आपके बैक्टीरिया में मिलता है। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में जो एक सेल वॉल होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है। ये आपके खत्म होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। मैं एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देती हूं आपका। अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी भूल गई मैं। प्लांट्स और आपके एनिमल्स में भाई ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारा फूड स्टोर होता है ह्यूमंस में, और प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? हम स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर नहीं करते हैं। हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है या ग्लूकोज स्टोर होता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। और स्टार्च की फॉर्म में कौन अपने अंदर स्टोर करते हैं? प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में फूड अपने अंदर स्टोर करते हैं, हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। ये 2-4 पॉइंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करा देती हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, कमेंट में जरूर डाल देना, मैं दूसरी क्लास में फिर से रिवाइज करा दूंगी। हालांकि मैं फिर यहाँ रिवीजन करा रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? शुगर्स हैं। इनमें क्या है? कार्बन है। इनमें क्या है? पानी है। पानी है। ठीक है। कार्बन है, पानी है। कार्बन है तो ये कार्बनिक पदार्थ हैं। इनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है? इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
कम से कम 55 से 60% या 70% भी आप कहीं कहीं पढ़ेंगे, एनर्जी हमारी बॉडी किससे लेती है? कार्बोहाइड्रेट से लेती है, और लेनी भी चाहिए। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख काम ही है आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर हम साइज के आधार पर इनका डिवीजन करते हैं या हम कार्बोहाइड्रेट का भी डिवीजन करते हैं, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है? सिंगल यूनिट। मैं सिंगल खड़ी हूं, मैं क्या हूं? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अगर मैं किसी के साथ जुड़ गई और अगर हम 10 जुड़ गए आपस में, तो हम किससे जुड़ेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, हम कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स फर्दर एग्जांपल होते हैं डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। हमें क्या करना? हमारा काम डाइसैकेराइड्स में हो जाता है। डाइसैकेराइड्स जहां पर कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, उन्हें हम डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। अगर 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो पॉलीसैकेराइड्स में आ जाएंगे। पॉलीसैकेराइड्स फिर 2 प्रकार के होते हैं: होमोपॉलीसैकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमो मतलब बिल्कुल एक जैसे, हम सब एक जैसे जो हैं जुड़े हुए हैं। ठीक है, सारे ग्लूकोज के अणु एक जैसे जुड़े हुए हैं, एक साथ लंबी चेन है, लंबी माला है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से सारे ग्लूकोज जुड़े हैं, तो वो हैं आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स। या सारे फ्रक्टोज जुड़े हैं, तो वो है आपके इनुलिन। ठीक है, इनुलिन, वो क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड्स। अगर एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज अलग अलग हो गए ना, एक 6th क्लास का, एक 7th क्लास का, एक 6th क्लास का, एक 7th क्लास का, तो ये क्या हो जाएंगे? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। और यहाँ सारे क्या है? सारे 6th क्लास के बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, तो होमोपॉलीसैकेराइड्स हो गए। ऐसे तो समझ गए होगे ना, हालांकि समझ तो गए होगे। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल होता है पेप्टिडोग्लाइकन। होमोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, काइटिन। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स अपने अंदर फूड्स स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में होता है, उसे स्टोर करता है लिवर और हमारी मसल्स। हेल्प कौन करता है इसमें? इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन है, इनुलिन कार्बोहाइड्रेट है। इनुलिन फ्रक्टोज की चेन है, जबकि इंसुलिन प्रोटीन है, जो कि पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के बीटा सेल से निकलता है, और जो कि हेल्प करता है हाइपोग्लाइसेमिक में। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब कम करता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम करता है। जरूरी भी है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या कॉज होगा? डायबिटीज मेलिटस। क्या कॉज होगा? डायबिटीज मेलिटस। अब फटाफट से मैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस करवा देती हूँ बहुत तेजी के साथ। सैया ने देखा मुझे ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। चलो आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस कर लेते हैं बहुत तेजी के साथ। अरे मेरा ब्लैक कहाँ चला जाता है? ये फंक्शंस अगर हम कर लें कार्बोहाइड्रेट के, यहीं खत्म करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के ऐसे की तैसे कर देंगे यहीं। फटाफट देखें, सबसे पहला फंक्शंस, मेजर वाइटल फंक्शंस, प्रोवाइड एनर्जी। लिखो, हमारे शरीर को ये एनर्जी देता है। ठीक है, कम से कम 55 से 60 भी मिलेगा आपको, 65 मिलेगा, कहीं कहीं 70% एनर्जी हमें किससे लेनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से ही लेनी चाहिए। क्यों? दूसरा इसका फंक्शन लिखिए, नाड़ी संस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। नाड़ी संस्थान मतलब आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। कुछ भी खा लो तुम, लेकिन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए हैं, ब्रेन आपका सही से काम नहीं करेगा। ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, 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 गैलेक्टोज, ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज चाहिए। यहाँ है वो, उसे ग्लूकोज चाहिए। आपको ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, नाड़ी संस्थान के लिए ग्लूकोज लेना पड़ेगा। इसका तीसरा मेन फंक्शन लिखिए, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये प्रोटीन को टूटने से बचाता है। 1 मिनट देख लूं, क्लास तो चल रही है ना, कहीं बंद हो जाए। हाँ चल रही। प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन, फंक्शन नहीं एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन मतलब ये प्रोटीन का काम करने देता है। आप प्रोटीन एनर्जी के लिए नहीं तोड़ेंगे, भले ही आपने पढ़ा है कि 10 से 15%, अगर 70% 65% कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी लेते हैं, तो 20 से 25 है ना, या 10 से 20 ऐसे ही है कुछ, 15 से 20 समथिंग हम फैट से लेते हैं। ठीक है, और 10% एनर्जी हम किससे लेते हैं? प्रोटीन से। नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी है। प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेनी है, कीटोन्स बॉडी बनेंगे। फैट से एनर्जी नहीं लेनी है, कीटोन्स बॉडी बनेंगे। कीटोन्स आपके लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, फिर कीटो एसिडोसिस होता है, डायबिटिक कोमा होता है,
जनरली ये होता किसमें, जनरली होता है डायबिटीज के पेशेंट्स में, क्योंकि उनके बेचारों में डायबिटीज इसलिए हो जाती है, वो ग्लूकोज तो खा रहे हैं। अब ये मत कहना मैम चीनी खाने से डायबिटीज होता है, चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होता है। आपने जो चीनी खाई, आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाए, वो आपकी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं है, ठीक है। या तो इंसुलिन है, आपके रिसेप्टर्स टूट गए आपके दिन भर बैठे रहने की वजह से, ठीक है, या तो बन ही नहीं रहा है, तो आपकी बॉडी फैट पर आ जाती है, प्रोटीन पर आ जाती है एनर्जी लेने के लिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ये काम होने से बचाते हैं, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन करते हैं, प्रोटीन को टूटने से बचाते हैं। प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग करना, वही करो तो वही जरूरी है, ठीक है। और क्या करते हैं? फैट के ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, फैट के ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। वही चीज, फैट को एनर्जी के लिए टूटने नहीं देना है आपको, जब तक आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। आपको कार्ब्स लेने ही लेने हैं, क्योंकि अगर फैट बॉडी में एनर्जी के लिए टूटेगा तो क्या निकलेगा? कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी निकलती है, वो भी एनर्जी देती है, लेकिन वो जहरीली होती है, एसिडिक होती है। और जब जो एसिडिक है, जहरीला है, तो यहाँ जाएगा दिमाग में। दिमाग को तो बेचारे को पता नहीं तुमने क्या कर रखा है अंदर, वो तो बेचारे को एनर्जी चाहिए, और ऐसी चीज उसके अंदर जाएगी, वो क्या हो जाएगा? कोमा में चला जाएगा। डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कॉज होता है जनरली डायबिटीज के पेशेंट में। ये सारे फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट के। हाँ, फैट के ऑक्सीडेशन को रोकता है, फैट के ऑक्सीडेशन को रोकता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने किलो कैलोरीज मिलती हैं? ये क्वेश्चन बनता है। 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। और क्या बचता है कार्बोहाइड्रेट की? अधिकता से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा ले लोगे तो क्या होगा? मोटापा, ओबेसिटी। और अगर कम ले लोगे तो क्या होगा? एकदम सूख जाओगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, तो क्या? जैसे जो पैम हो जाता है ना, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, वो एनर्जी की भी कमी से होता है ना, लेकिन वो हम प्रोटीन्स में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट की कमी से वही कुपोषण हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपोषण, ठीक है। और अधिकता से क्या हो जाएगा? आपके मोटापा हो जाएगा। और कोई फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का? अच्छा हाँ, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के निर्माण में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है, उन अमाइनो एसिड्स के निर्माण में भी हेल्पफुल होते हैं। और एक आपने टर्म सुना होगा, लैक्टोबैसिलस बाइफिडस, लैक्टोबैसिलस ठीक है, बाइफिडस, ठीक है। ये क्या है? ये एक एंटीबॉडी है। इसके निर्माण में भी आपके लैक्टोज जो होता है, जो मिल्क में पाई जाती है शुगर, वो हेल्पफुल होती है बच्चों में। हमने इसका कॉन्सेप्ट माँ के दूध में पढ़ चुके हैं। तो लैक्टोबैसिलस बाइफिडस के फॉर्मेशन के लिए भी आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, माँ का दूध चाहिए बच्चे में, क्योंकि ये एंटीबॉडी है, ये बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना। नाड़ी संस्थान के लिए, नाड़ी संस्थान मतलब आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, नाड़ी संस्थान के लिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत जरूरी है। शरीर में मैक्सिमम एनर्जी 60%, 70% तक एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, ठीक है। 55 से 60% तो लेते हैं, लेनी भी चाहिए। प्रोटीन को ये टूटने से बचाता है, प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग करना, वही ये करने देता है, ठीक। फैट के ऑक्सीडेशन से भी कार्बोहाइड्रेट बचाता है। भाई फैट से हम एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कीटोन बॉडी बनती है। लैक्टोबैसिलस बाइफिडस के फॉर्मेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के पाचन के लिए इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कौन? लैक्टोज ही तो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लैक्टोबैसिलस बाइफिडस पढ़ाया तो मुझे ध्यान आ गया। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट चाहिए? स्पेशली लैक्टोज चाहिए। लैक्टोज कहाँ पाई जाएगी? मिल्क में पाई जाएगी, क्योंकि ये मिल्क की शुगर है, ठीक। वसा के ऑक्सीडेशन में बाकी सब आपने फंक्शंस पढ़ लिए। अगर इसकी अधिकता है तो क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। और अगर इसकी कमी है तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी कुपोषित हो जाएगी। क्लियर है? और जो डायबिटीज मेलिटस है, डायबिटीज मेलिटस आपको पता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ एक बार। डायबिटीज मेलिटस क्या है? ग्लूकोज जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, उसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। 2 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? जन्म से ही बच्चे के इंसुलिन नहीं बन रहा, उसका पैनक्रियाज खराब है, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स से इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। टाइप 2 में क्या हो जाता है? टाइप 2
बन रहा है अच्छा खासा, लेकिन मैंने बताया ना जैसे सेल के ऊपर से रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स टूट गए सेल के ऊपर से। अब सेल बेचारी भूखी है, क्यों? आपकी हरकतों की वजह से। आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप जंक फूड खाते हो, आप हेल्दी फूड नहीं खाते, आप कुछ भी नहीं करते बॉडी में। जब आप कुछ नहीं करते तो आपकी सेल्स भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे पड़ ही रहेंगे, तो उसके रिसेप्टर्स टूट जाएंगे इंसुलिन के, ग्लूकोज यूज ही नहीं होगा बॉडी के अंदर, ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो डायबिटीज कॉज कर देता है। टाइप 1 में इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं, भर भर के इंसुलिन पड़ती है, तभी जाकर के जीवित रह पाता है बच्चा। टाइप 2 आप सही कर सकते हैं, आप अपनी हरकतें सही कर लीजिए, आपका टाइप 2 सही हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आज मैं इतना ही करा पाऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स खत्म, 3 प्रकार के होते हैं। अब इससे मैं कल आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, कम्युनिटी टैब पर भी पूछ सकती हूँ, टेलीग्राम पर भी पूछ सकती हूँ, जैसा मुझे लगेगा। कल मैं आपको प्रोटीन्स पढ़ाऊंगी, फैट्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। और ये क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। इनकी मात्रा भी हमारे शरीर में ज्यादा चाहिए, और ये साइज में भी बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, ओके। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं आया, जो मैंने आपको समझाया जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट एंड थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।